जमशेदजी टाटा एक विजनरी थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पोटेंशियल को इंडिया में समझा, लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। गुजरात 1839 एक मॉडेस्ट पारसी फैमिली में जमशेदजी की जर्नी ट्रैवल और वेस्टर्न वर्ल्ड में गुजरी। आप सोचिए, उस समय जब इंडिया कॉलोनियल रूल के नीचे थी, जमशेदजी यूरोप और अमेरिका जा रहे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्यूचर देख रहे थे। जमशेदजी टाटा ने सिर्फ बिजनेस करने का सोचा था, लेकिन उनका सपना उस समय अलग था। उन्होंने देखा कि अगर इंडिया को मॉडर्न बनना है तो इंडस्ट्रीज के बिना ये इम्पॉसिबल होगा, और यहीं से शुरुआत होती है एम्प्रेस मिल्स नागपुर। लेकिन नागपुर क्यों? आज के टाइम में जब हम इंडस्ट्री के लिए मेजर सिटीज को सिलेक्ट करते हैं, तब जमशेद जी ने नागपुर को क्यों चूज किया? लोगों को ये डिसीजन अजीब लगा था, लेकिन जमशेद जी का विजन क्लियर था। कॉटन ग्रोइंग एरियाज के पास रॉ मटेरियल्स और वाटर सप्लाई आसानी से अवेलेबल थी। दिस स्ट्रेटेजिक डिसीजन वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जमशेद जी फोरसाइट। जब बॉम्बे में सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी सेट हो रही थी, जमशेद जी ने अपना फोकस कॉटन के बीच में लगाया, एक डिसीजन जिसने टाटा के फाउंडेशन को फ्यूचर प्रूफ बना दिया। लेकिन उनका इम्पैक्ट सिर्फ अपने प्रॉफिट्स तक सीमित नहीं था। जमशेद जी ने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काफी स्टेप्स लिए। वेंटिलेशन सिस्टम्स इन मिल्स, वर्कर डिस्पेंसरीज एंड कम वर्किंग आवर्स, ये सब उस जमाने में नॉर्मल नहीं था। वेस्टर्न इंडस्ट्रीज में भी इस तरह का वर्कर वेलफेयर अभी तक पॉपुलर नहीं था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। क्या आपको पता है, जमशेद जी टाटा के 4 बड़े सपने थे, और इन सपनों ने आने वाले फ्यूचर में टाटा ग्रुप का फाउंडेशन बनाया। उनका पहला सपना था स्टील कंपनी, एक ऐसी स्टील कंपनी जो इंडिया को इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में प्रोमिनेंट बना सके। सेकंड, लग्जरी होटल, एक वर्ल्ड क्लास होटल जो सिर्फ टूरिस्ट को नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स को भी इम्प्रेस करे। और तीसरा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूट जो इंडियन स्टूडेंट्स को विदेश जाने की जरूरत के बिना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सके। और चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, एनर्जी जनरेशन के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन जो फ्यूचर की इंडस्ट्रियल नीड को पूरा कर सके। इन चारों सपनों ने टाटा के विजन्स को रीडिफाइन किया। आज हम सब ताजमहल होटल को एडमायर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस होटल का सपना जमशेद जी टाटा ने अपनी लाइफ टाइम में पूरा किया? उस जमाने में ताजमहल होटल दुनिया का सबसे लग्जूरियस होटल्स में से एक था, और आज भी एक सिंबल है उनकी लेगेसी का। सन 1903 में कोलाबा के वाटर फ्रंट पर यह होटल खुला, और ब्रिटिशर्स को ये दिखाया कि इंडिया में भी लग्जरी स्टैंडर्ड हो सकता है। लेकिन उनका सपना सिर्फ एक होटल या स्टील कंपनी तक नहीं था। जमशेद जी ने इंडिया की सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का सपना देखा था। आप सोचिए, उस जमाने में ब्रिटिशर्स के रूल के नीचे इंडिया थी, जहां देश का यूथ एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज के लिए विदेश जाने पर मजबूर था। जमशेद जी टाटा ने एक इंस्टीट्यूट बनाने का सपना देखा था जो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके, और आज हम उसी विजन का एक्सटेंशन देखते हैं बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जो जमशेद जी का एजुकेशनल सपना था। जमशेद जी का विजन सिर्फ उनके लाइफ टाइम तक सीमित नहीं था, लेकिन उनके सपनों को आगे बढ़ाने का जिम्मा उनके सक्सेसर पर था। जब जमशेद जी की मृत्यु हुई, तब टाटा ग्रुप अभी भी एक छोटी ट्रेडिंग और टेक्सटाइल कंपनी थी, लेकिन अगला चैप्टर शुरू होने वाला था, एक ऐसे लेगेसी का जो दुनिया के बड़े बिजनेस नेम्स में शुमार होने वाली थी, और ये जिम्मा आया रतन टाटा के हाथ में। रतन टाटा का जन्म 1937 में मुंबई में हुआ था, लेकिन उनका अर्ली लाइफ इतना इजी नहीं था। आप सोचिए, जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया। उस समय जब बच्चे अपनी लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं, रतन टाटा ने पर्सनल चैलेंजेस फेस किए, लेकिन यहाँ से भी एक लर्निंग शुरू होती है। डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको तोड़ सकती है या आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, और रतन टाटा ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया। 1962 में रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया, और जब इंडिया वापस आए, उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। लेकिन एज अ सिंपल ट्रेनी, यहाँ पे एक लेसन था। एक एम्पायर के वारिस होने के बावजूद उन्होंने अपने काम को नीचे से समझना स्टार्ट किया। टेल्को के स्टील प्लांट में काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देखा। आप सोचिए, एक पर्सन जिसे कंपनी के ऊपर बैठना था, उसने अपना करियर फैक्ट्री फ्लोर से शुरू किया। रतन टाटा का ये हम्बल स्टार्ट उनके लीडरशिप का एक डिफाइनिंग फीचर बन गया। ग्राउंड लेवल से सब कुछ समझना और फिर अपने डिसीजंस में ये अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना, ये एक बॉटम अप अप्रोच थी जो आज भी टाटा की लीडरशिप स्टाइल का पार्ट है। फिर आता है 1991, अ पिवटल ईयर। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, लेकिन सिर्फ देश नहीं, टाटा ग्रुप के अंदर भी काफी इंटरनल चैलेंजेस थे। रतन टाटा को टाटा ग्रुप का लीडरशिप मिल गया था, लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उनको रेडी नहीं समझ रहे थे। उनके लीडरशिप का अपोजिशन हो रहा था, क्योंकि कई लोगों को लगता था जेआरडी टाटा के स्टैंडर्ड्स को मैच
मैच करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये वो मोमेंट था जब रतन टाटा को प्रूव करना था कि लीडरशिप सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, विजन और डिटर्मिनेशन का भी होता है। जब इंटरनल पॉलिटिक्स और स्केप्टिज्म के बीच उनको हर तरफ से रेजिस्ट किया जा रहा था, उन्होंने टाटा ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करने का डिसीजन लिया। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन यूनिफाइड डिविजन्स और स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस ने टाटा को एक नए ग्लोबल पाथ पर डाल दिया। टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनीज थी जो एक दूसरे से अलग चल रही थी। उन्होंने काफी कंपनीज को सेल किया या उन्हें मर्ज कर दिया और एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ये डिसीजन रिस्की था क्योंकि बिजनेस में इतनी ड्रेस्टिक चेंजेस ऑफ्टन बैकलैश फेस करते हैं, लेकिन टाटा ने बोल्ड स्टेप्स लेने से कभी हेसिटेट नहीं किया। उन्होंने अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना छोड़ दिया और रिजल्ट्स बोलने लगे। ये लेसन हर एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको अपने विजन्स पर इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रखना पड़ता है कि आपके डिसीजन इवेंचुअली साबित करते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अब आपको लग रहा होगा कि टाटा ग्रुप कंबाइंड हो गया है और टाटा ने अपनी लीडरशिप प्रूव कर दिया है, लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगला मोमेंट आता है जब टाटा नैनो का प्रोजेक्ट शुरू होता है, एक प्रोजेक्ट जो इनोवेशंस के साथ रिस्क भी था। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो पाया, ये आपको अगले चैप्टर्स में पता चलेगा। इमेजिन कर लीजिए एक कार जो सिर्फ 1 लाख में मिले। आपको लगता है ये पॉसिबल था? रतन टाटा का एक सपना था, एक ऐसी गाड़ी बनाने का जो हर इंडियन फैमिली अफोर्ड कर सके। लेकिन क्या ये सपना सच में पूरा हो पाया? और जब दुनिया ने इस प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाना शुरू किया, रतन टाटा ने कैसे अपने सपने को जिंदा रखा? रतन टाटा का विजन हमेशा से कॉमन मैन के लिए था। उन्होंने कभी अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ रिच या इलाइट तक सीमित नहीं रखा, लेकिन नैनो का विजन एक स्टेप आगे था, एक ऐसी कार जो हर इंडियन फैमिली अफोर्ड कर सके। ये आइडिया तब आया जब उन्होंने एक दिन एक स्कूटर पे माँ बाप और 2 बच्चों को सफर करते देखा। सेफ्टी इश्यूज, उनका बैलेंस मेंटेन करना और एक स्मॉल एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा बना रहता था। यहीं से रतन टाटा ने सोचा कि अगर एक स्कूटर की जगह एक सस्ती और सेफ कार होती तो क्या ये फैमिली ज्यादा सेफ नहीं होती? ये सिंपल ऑब्जर्वेशन नैनो के बर्थ का रीजन था। ये गाड़ी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी, ये उनका एक पर्सनल मिशन था। एक गाड़ी जो कॉमन इंडियन हाउस होल्ड की सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को टारगेट करे। लेकिन रतन टाटा का सपना इतना आसान नहीं था। आप सोचिए, एक ऐसी कार बनानी थी जो बजट में फिट हो लेकिन कॉम्प्रोमाइज के बिना। लगभग 500 इंजीनियर्स ने 4 साल तक नैनो की डिजाइन पर काम किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफी यूनिक आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया। 2008 के ऑटो एक्सपो में जब नैनो को अनवील किया गया, दुनिया हैरान थी। 1 लाख रुपए में एक कार, ये सुना तो सबने, लेकिन जब नैनो सामने आई तब दुनिया ने देखा कि रतन टाटा का विजन सच में इतना बड़ा था। लेकिन नैनो का सफर डिजाइन तक सीमित नहीं था। इस प्रोजेक्ट के लिए बिगेस्ट चैलेंज आया ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। नैनो को मार्केट किया गया चीपेस्ट कार के रूप में, लेकिन यहीं पे गलती हुई। इंडियन मार्केट जो दिखावे में यकीन रखती थी, उसने नैनो को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि किसी को भी चीपेस्ट कार का टैग पसंद नहीं आया। नैनो का प्राइस तो अपीलिंग था, लेकिन उसका परसेप्शंस बायर को एंगेज नहीं कर पाया। ये ब्रांडिंग इशू एक मेजर लर्निंग थी टाटा के लिए। रतन टाटा ने रियलाइज किया कि सिर्फ अफोर्डेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, परसेप्शन और प्रेस्टीज भी बायर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। नैनो का टैग उसकी डाउनफॉल का रीजन बना। नैनो का कमर्शियल सक्सेस को अचीव करना मुश्किल हो गया। प्रोडक्शन इश्यूज, राइजिंग कॉस्ट और मार्केट रेजिस्टेंस की वजह से नैनो अपने सेल्स टारगेट अचीव नहीं कर पाया। 2011 के बाद नैनो के प्रोडक्शन को स्केल बैक करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे एक लेसन था, समटाइम्स इवन द मोस्ट वेल इंटेंशन्ड आइडियाज बैकफायर। लेकिन रतन टाटा ने कभी नैनो को फेलियर नहीं कहा। उनके लिए नैनो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, ये इनोवेशन और सेफ्टी के बीच का बैलेंस दिखाने का एक अटेम्प्ट था। आज नैनो को लोग चाहे कमर्शियली सक्सेसफुल कार के रूप में याद ना रखे, लेकिन ये प्रोजेक्ट रतन टाटा के बोल्ड विजन का एक पार्ट हमेशा रहेगा। नैनो के बाद ऐसा लगा कि टाटा के बिगेस्ट ड्रीम्स नीचे आ गए, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और ये ग्लोबल एम्बिशंस उन्होंने जैगवार, लैंड रोवर, कोरस स्टील जैसे बड़ी कंपनीज को एक्वायर करते हुए दिखाया। मोर ऑन दिस ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। रतन टाटा का विजन हमेशा सिर्फ टाटा ग्रुप को एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने का नहीं था। उनका सपना था कि टाटा को एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया जाए, मतलब एक ऐसी कंपनी जो हर सेक्टर में हो, कार से कंप्यूटर्स, कपड़े और हर चीज में। एक ऐसी कंपनी को बिल्ड करना जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करे, इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। लेकिन इंडस्ट्रीज को बदलना कभी आसान नहीं होता, उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग और बोल्ड डिसीजन का रोल होता है। रतन टाटा ने स्टील इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप को एक ऐसे लेवल पर लेके आए जहाँ से दुनिया ने टाटा स्टील को
रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। लेकिन एक बहुत बड़ा मोमेंट आया 2007 में, जब टाटा इंडस्ट्रीज ने ब्रिटिश डच कंपनी कोरस को एक्वायर किया। ये एक्विजिशन $12 बिलियन का था, उस वक्त का सबसे बड़ा इंडियन टेक ओवर एक फॉरेन कंपनी का। इमेजिन कीजिए, एक इंडियन कंपनी जो यूरोप के स्टील जायंट को एक्वायर कर रही थी। ये डिसीजन रिस्की था, ग्लोबल स्टील डिमांड फ्लक्चुएट कर रहा था और टाटा स्टील के साइज के हिसाब से ये एक बोल्ड मूव था। लेकिन रतन टाटा के लिए डिसीजन ग्रोथ के लिए नहीं था, बल्कि टाटा ग्रुप के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री थी। उनका विजन था टाटा स्टील को ग्लोबल टीयर पे लेके जाना। इस एक्विजिशन के बाद टाटा स्टील दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक बन गए। लेकिन ये सिर्फ एक फाइनेंशियल विक्ट्री नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि टाटा ग्रुप अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल स्टेज पे अपना मार्केट सेट करेगा। और रतन टाटा का विजन सिर्फ स्टील तक सीमित नहीं था, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रीडिफाइन किया। और इसकी शुरुआत हुई जैगुआर लैंड रोवर के एक्विजिशन से 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पर थी। टाटा मोटर्स ने JLR को एक्वायर किया, 2.3 बिलियन डील, जो उस वक्त बहुत रिस्की था। लेकिन रतन टाटा के लिए एक्विजिशन सिर्फ टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी कार मार्केट में एंट्री दिलवाना नहीं था, बल्कि इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को दुनिया भर पे स्टेब्लिश करना था। आप सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो नैनो जैसे बजट कार बना रही थी, उसका ग्लोबल लग्जरी मार्केट में जाना एक बहुत ही रिस्की मूव लग रहा था। JLR को एक्वायर करने के बाद टाटा मोटर्स को काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। कई लोगों को लगा कि टाटा ने एक अनप्रॉफिटेबल कंपनी को एक्वायर किया है, जो उनकी कंपनी को वीक कर देगी। लेकिन रतन टाटा का विजन क्लियर था, उन्होंने JLR को रिन्यू किया और कुछ ही सालों में ये ब्रांड प्रॉफिटेबल बन गया। रतन टाटा का ग्लोबल स्ट्रेटेजी सिर्फ एक्विजिशन तक सीमित नहीं था, उन्होंने टाटा ग्रुप को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के एरियाज में भी एक्सपेंड किया। फॉर एग्जांपल, टाटा ने टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया और उन्होंने इंडस्ट्रीज के फ्यूचर को शेप करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को अपना फोकस बनाया। टाटा पावर के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल वेंचर्स ये दिखाते हैं कि रतन टाटा का फोकस इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी तक सीमित नहीं था, उनका विजन फ्यूचर ओरिएंटेड था। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड अब बढ़ने लगा है, लेकिन टाटा मोटर्स ने इस ट्रेंड को काफी पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था। उन्होंने ईवी रिसर्च और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पर काफी अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट किए। रतन टाटा का विजन सिर्फ इंडस्ट्रियल बिजनेस तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर का एक लार्ज हिस्सा सोशल वेलफेयर के लिए डेडिकेट किया। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए चैरिटी में इन्वेस्ट होता है। रतन टाटा ने इंश्योर किया कि उनके बिजनेस का इम्पैक्ट सिर्फ शेयर होल्डर तक सीमित ना रहे, बल्कि सोसाइटी के बॉटम तक भी पहुंच सके। टाटा ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में एक प्राइम एग्जाम्पल है कि बिजनेस और सोशल इम्पैक्ट कैसे एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। IISc बेंगलोर, जो जमशेदजी टाटा के सपनों का पार्ट था, रतन टाटा की कंट्रीब्यूशन से और एक्सपेंड किया गया। उन्होंने अपनी लीडरशिप में जो वैल्यूज इंप्लीमेंट की, वो आज भी टाटा ग्रुप के सारे बिजनेसेस में फॉलो की जाती है। उन्होंने हमेशा इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स को प्राइमरी फोकस बनाया, जो उनका बिगेस्ट लेगेसी है। लीडरशिप का असली टेस्ट तब होता है जब क्राइसिस सामने हो, और रतन टाटा के लीडरशिप का एक शाइनिंग मोमेंट था 26/11 मुंबई के अटैक्स के बाद का। ताजमहल होटल, जो टाटा ग्रुप का एक प्राइज पोजीशन था, उस अटैक का प्राइमरी टारगेट बना। लेकिन रतन टाटा ने जो रिस्पॉन्स दिया, उसने उनकी एम्पैथी और लीडरशिप को क्लियरली हाईलाइट किया। 26/11 के अटैक के बाद टाटा ग्रुप ने सिर्फ अपने एम्प्लॉयज की मदद नहीं की, बल्कि ताज होटल के आसपास के एरिया के दुकानों और अफेक्टेड बिजनेसेस को भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया। ये उनके पीपल फर्स्ट लीडरशिप का एक लिविंग एग्जाम्पल था। रतन टाटा का ये बिलीफ था कि ह्यूमन इम्पैक्ट और बिजनेस इम्पैक्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बिजनेस का सक्सेस तब तक पूरा नहीं होता जब तक सोसाइटी को ऊपर न उठाया जाए। इतने बड़े एम्पायर के हेड होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने अचीवमेंट्स का क्रेडिट अपने आप को नहीं दिया। 2012 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन का रोल छोड़ा, तो लोगों को लगा उनका एक्टिव लीडरशिप फेज खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद एक नए विजन के साथ काम करना शुरू किया। ये विजन था नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना और न्यू एज स्टार्टअप्स को ग्रो करना। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा का फोकस से बिग कॉर्पोरेशन से शिफ्ट होकर स्टार्टअप पर आ गया। उन्होंने ओला, पेटीएम, अर्बन क्लैप और लेंसकार्ट जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया, जो आज के जमाने के टेक ड्रिवन इकोनॉमी के पिलर्स बन गए हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए रतन टाटा ने अपने एक्सपीरियंस को न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर किया और उनकी जर्नी का पार्ट बन गए। ओला, जो आज इंडिया का बिगेस्ट राइड और ईवी कंपनी है, उसमें रतन टाटा की अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट ने कंपनी को क्रिटिकल बूस्ट दिया। उन्होंने स्टार्टअप फाउंडर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ का लेसन दिया। पेटीएम, जो आज एक फिनटेक जायंट बन गया है, उसमें भी रतन टाटा का एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट उन्होंने अर्ली डेज में किया, जब डिजिटल पेमेंट स्पेस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं था। अ मैन विद जीरो हेटर्स, रतन टाटा इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति बन गए
जिसे शायद ही कोई हेट करता हो, और उनके जाने के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया। इस वीडियो में मैंने कुछ चीजें नहीं बताई, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और एक बढ़िया सा कमेंट कर दो।